हेलो स्टूडेंट्स, मैं कल्याणी शर्मा आज कक्षा 5 की पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह लेकर आई हूँ। एनसीईआरटी बुक रिमझिम से है। तो बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है? आपको इसमें कुछ खास बातें दिख रही होगी। यस, ये खास बातें हैं। देखिए यहाँ पे इनकी हाथ पे ध्यान दीजिए, इनके हाथ कैसी है। यस, इनके हाथ हैंडीकैप है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि इनकी हाथ जो है वो हैंडीकैप है। यहाँ पे क्लियर उनके हाथ दिखाई दे रहे हैं कि टेढ़े से हो गए हैं, पंजे सीधे नहीं हो रहे हैं उनके। ठीक है, ये पंजे उनके टेढ़े से हैं और ये सीधे नहीं हो पा रहे, तो वो कैसे अपना काम करेंगी। ठीक है, तो हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसी है, कहाँ की रहने वाली है और ये क्या करती थी। तो चलिए जानते हैं, पाठ को आगे करते हैं। देखिए उनके उनके पैरों के नीचे जो आपने कुछ देखा था कि वो कुछ कर रही थी, तो वो पैरों से धागों को दबाए हुए कुछ कर रही थी। तो ये सुई और धागा, ये है सुई और ये है धागा, तो उससे वो अपना काम कर रही थी। ये सुई धागा से अपना काम कर रही थी। ठीक है, ये भरवा टाके बना रही थी, ये उल्टी बखिया बना रही थी। उल्टी बखिया मतलब सुई को नीचे डाउन साइड कर कर और मछली वाला टाका बना रही थी। इस तरह के टाके से वो काम करती थी। तो वो सारे काम वो अपने पैरों से ही करती थी क्योंकि उनके पास हाथ नहीं था। अभी आगे देखिए, पाठ का नाम जहाँ चाह वहाँ राह क्यों दिया गया। यहाँ पाठ का नाम जहाँ चाह वहाँ राह ऐसा ही क्यों दिया गया, तो इसके कुछ खास कारण तो होंगे ना। तो चलिए जानते हैं। मतलब यहाँ पाठ का मीनिंग जो है वो कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो तो उसमें दिलो जान से लग जाओ ताकि आप उसको हासिल करके रहें। ठीक है, तो जब तक आप किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखोगे, चाह नहीं रखोगे, तब तक आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा। राह मतलब रास्ता दिखाई नहीं देगा और मंजिल नहीं मिल पाएगी। इसलिए जब आप कुछ चाहो तो उसको कर दिखाने की जज्बा रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम वही जानेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटे से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यहाँ पे देखिए, ये इला सचानी, मैंने पहले आपको इनका फ़ोटो भी दिखाया था कि इला सचानी जो है वो किस तरह से काम करती थी। तो वो अपने पैरों के नीचे कुछ कपड़े पकड़ी हुई थी और उसको पैरों से ही सुई धागे से सिलाई कर रही थी, जिस पे वो अलग अलग तरह की कसूती के टाँके, मतलब कसूती के टाँके, सुनहरे रुपहले बेल बूटे, ये सब बनाया करती थी। और वो भी मलमल के कपड़े पे, जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उस पर बनाती थी, जो कि बहुत ही सुंदर बना था। और यह उनकी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, मिसाल है मतलब कि उनके जैसा कोई और दूसरा कर ही नहीं सकता, ऐसे वो उदाहरण है। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट में अपने नाना के यहाँ बीता था। देखिए, ईला की अभी एज क्या हो गई है, 26 साल की। वो अभी भी है, जिंदा है और वो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। पर जब वो छोटी थी, जब बचपन में थी, बचपना था, तब वो अपने नाना जी के यहाँ पली बड़ी थी। और उनके नाना जी कहाँ रहते थे? राजकोट, अमरेली ज़िले में। ठीक है, अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में रहते थे। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि ईला जब छोटी थी और जहाँ पे वो पली बड़ी थी, वहाँ के बच्चे
शाम होते ही मोहल्ले के जितने बच्चे थे वो सब घर से बाहर आ जाते थे। अभी भी वही होता है, बस शाम होते ही बच्चे घर से बाहर आते हैं और अपने अपने मनपसंद खेल खेलते हैं। तब भी ऐसा होता था। तो इला के जोड़े पारी में जो भी बच्चे होते थे वो सब शाम होते ही घर से बाहर आ जाते थे। कुछ तो मिट्टी पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, मतलब लाइनें ड्रॉ करते। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते थे, मतलब कनेर एक फूल है और उसके पत्तों को राउंड करके वो ऐसे खींचते और फिर बजाते थे। कुछ गिट्टी खेलते थे, गिट्टी, और कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। ठीक है, पिट्ठू मतलब सतोरिया, जो आप खेलते हो कि कोई चिपटी पत्थर या टाइल्स इकट्ठा करते हो और उसको इकट्ठा करके उसको बॉल से तोड़ते हैं, उसको पिट्ठू खेलना कहते हैं या तो सतोरिया भी कहते हैं। और जब उनको इन सारे खेलों से जी भर जाता तो वे लोग क्या करते कि पेड़ की डालियों पर, मतलब टहनियों पर झूला डालकर ऊंचे ऊंचे पेंगे लेते, मतलब हिलोड़े लेते। और पेंगे लेने के साथ साथ वो ऊंचे स्वर में गीत भी गाते थे। वो कौन सा गीत था? कच्चे नीम की नीम बोरी, सावन जल्दी आयो रे। कच्चे नीम की नीम बोरी, सावन जल्दी आयो रे। बच्चों, आपको पता है कि इला के दोनों हाथ नहीं थे, ठीक नहीं थे, जिससे वो झूला की रस्सी नहीं पकड़ सकती थी। और झूला पे झूलने के लिए तो खड़ा होना और उसके रस्सी को पकड़ना, या बैठे हैं तो भी रस्सी को पकड़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो गिर सकते हैं। तो इला झूला झूलने में असमर्थ थी, लेकिन गाना गाने में उनका साथ ज़रूर देती थी। ठीक है, तो वह गाना जब उनके साथ गाने लगती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास हाथ ही तो नहीं था। इसलिए वो कोशिश करती थी कि मैं रस्सी पकड़ूं, पर वो रस्सी नहीं पकड़ पाती थी। पर इला गाने में तो उनका साथ देती थी। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मतलब जब ऐसा उनके साथ होता था तो वो उदास सा हो जाती थी और साइड में जाकर बैठ जाती थी। फिर क्या करती थी, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, तब तो इला छोटी थी, तो जब जो सारे बच्चे करते हैं वैसा उसके मन में भी आता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, मतलब बच्चे भी उनको सपोर्ट करते थे। अभी के बच्चे क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, ज़्यादा मतलब कनेक्शन नहीं रखते। पर तब के बच्चे ऐसे थे कि ऐसा नहीं सोचते थे कि ये नहीं है, ये ऐसी है तो इसको साइड कर दो, नहीं। वो बच्चे भी चाहते थे कि इला कुछ हमारे साथ खेल सके, उनको सपोर्ट कर सके। कभी कभार पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी। अब पैर तो था ही ना, तो वो दौड़ भाग वाली काम कर सकती थी वो। ठीक है, तो पकड़म पकड़ाई हो या विष अमृत हो, वो खेल सकती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। धप्पा करने के लिए हाथ से ही धप्पा करते हैं ना, तो वो जब धप्पा करना चाहती थी तब वो निराश हो जाती थी, क्योंकि हाथ नहीं था। हाथ ही नहीं उठेगा तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। मतलब वो अपना ट्राई नहीं छोड़ती थी, अपनी कोशिश नहीं छोड़ती थी, पर अभी हाथ ऐसा है कि जैसे उसने ठान लिया हो कि वो उसका साथ नहीं देगा। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। ठीक है, यहाँ पर इला ने क्या किया कि उसने देखा कि अच्छा तू मेरा साथ नहीं देगा तो चल मैं कुछ और करके दिखाऊंगी। ऐसा उसने एक चैलेंज के तौर पे उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ने की ठानी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। जैसे हम हाथों से कौन कौन से काम करते हैं, आप ही सोचो और बताओ। ठीक है, तो वो सारे काम उसने अपने पैरों से करना सीखा। जैसे हाथ से करने वाले काम में आते हैं दाल भात बनाना, हाँ, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फिर फर्श बुहारना, मतलब कि झाड़ू लगाना, फिर है
कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, तख्ती पर मतलब स्लेट पर लिखना भी उसने पैरों से सीख लिया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, मतलब कि एक स्कूल में उसको एडमिशन मिल गई। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, क्योंकि एक नॉर्मल और एक हैंडीकैप बच्चे के लिए स्कूल भी स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो उसको एडमिशन नहीं मिल रहे थे, पर फिर भी परेशानी तो हुई, पर एडमिशन मिल गई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, हाँ, मतलब वो स्कूल में एडमिशन ले ली, पर उसके पेरेंट्स को या स्कूल वाले को एक टेंशन थी कि वो हाथ नहीं है उनके पास, तो कहीं बच्चे के बीच में रहकर, अब बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो ऐसे बच्चों का केयर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, तो कभी ऐसा होता था कि यार सारे बच्चे लिख लेंगे, ये रह जाएगी, या उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, इसका रह जाएगी, तो कहीं डिप्रेस हो जाएगी, ऐसा सोचकर किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, हाँ, जो हाथों वाले नहीं कर पाते, और ये पैरों से वो काम बहुत जल्दी फास्ट कर जाती थी। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम है तो परेशानी तो आएगी, पर वो हर परेशानी को चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करती गई और हर वर्क को पूरा करती गई। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। कितनी तक? 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। क्यों? इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो सबके लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है, हाँ, पर हैंडीकैप बच्चों के लिए कुछ स्पेशल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं। पर इला को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, इसलिए वो पेपर छूट गया होगा, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। मतलब कि एक हैंडीकैप पीपल जो है वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उसको 2 तरह की सुविधा मिल सकती है, या तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, या तो एक ऐसे पर्सन दिए जाते हैं जो इला बोलती जाए और वो लिखते जाए, लिखने के लिए पर्सन दिया जा सकता था। पर ये चीज़ इला को पता नहीं था। उसे उस बात का दुख था कि वह यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। उसे ऐसा लगा कि पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता। उसको ये धैर्य था, ये धीरज था कि चलो जाने दो, बोर्ड परीक्षा पास नहीं किया तो क्या हुआ, अभी ज़िंदगी बाकी है, कुछ और करेंगे। तो यहाँ इला को अच्छा नहीं लगता है कि वो फेल हो जाती है, पर फिर भी उसे इस बात का दुख है कि दुख तो था कि मैं फेल हो गई, पर फिर भी वो अपने में धीरज रखते हुए कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करते थे। कौन कौन करता था? उसकी माँ और उसकी दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी मतलब कपड़ों पे जो कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं ना, उसको बोलते हैं कशीदाकारी, ठीक है। तो वो माँ दादी के कामों को अपनाने लगी। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी। अब घर में कोई बड़े कुछ कर रहे हो तो बच्चे तो ऑब्वियसली वो खून में आता है कि हाँ, बड़े लोग जो करते हैं वो बच्चे के अंदर वो हुनर पहले से होती है। तो इला भी देखती थी कि उसकी माँ और दादी वो काशीदारी का काम करती थी, तो वो सुई में रेशम पिरोने का, रेशम मतलब कि रेशमी धागे पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरने, बूटियाँ मतलब फ्लावर, कली, ये सब बनाने तक के देखती थी कि वो लोग कैसे करते हैं। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। मतलब वो मन में अब सोच ली कि मुझे अब यही करना है, ठीक है। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। देखिए यहाँ पे पैरों का अंगूठा, जैसे आपने चित्र में दिखाया था मैंने आपको कि कैसे वो पैर का अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था।
पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब अंगूठों से सुई पकड़ना, धागे डालना, उससे फिर कढ़ाई करना, ये कोई आसान काम नहीं था। पर ईला ने जब ठान लिया था तो ऑटोमेटिकली जहाँ चाह वहाँ राह, रास्ता निकल आया। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसको अपने अंदर इतना आत्मविश्वास था, इतना धैर्य था, मतलब इतने फेल होने के बाद भी वो अपना काम छोड़ी नहीं, करती गई। एक दिन तो वो सक्सेस हुई। मतलब कि इसमें ईश्वर भी झूठे हो गए कि उन्होंने उसको हैंडीकैप बनाया। कोई उसके वर्क को देखकर कह ही नहीं सकता था कि वो एक हैंडीकैप पर्सन ने बनाया है। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। मतलब कि जब वो 15-16 ईयर्स की हुई तो वो काठियावाड़ी जो डिज़ाइन होते हैं, कशीदाकारी होते हैं, उसमें माहिर मतलब कि एक्सपर्ट, हाँ बहुत एक्सपर्ट हो चुकी थी वो उसमें। अब उसको कोई मुश्किल नहीं आता था। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। कितनी उम्र में? 15 से 16 साल के बीच में। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों मतलब वस्त्रों, हाँ परिधान मतलब वस्त्र की प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन लगी। ठीक है, एक समय ऐसा आया कि उसने जितने कपड़ों पे, वस्त्रों पे अपने डिज़ाइन काढ़े थे, उसकी एक एग्जीबिशन लगी, प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ, बंगाल की झलक रहा था। ठीक है, बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितियाँ आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। मतलब कि सब तो खरीदते ही थे, पर ये कुछ नया करके दिखाई थी कि किसी में मैथमेटिक्स टाइप से, किसी में पशु पक्षी, किसी में कुछ इस तरह से वो बहुत अपनी हुनर को डालती जा रही थी और ये लोगों को बहुत अच्छा लगा। ईला के पाँव अब रुकते नहीं थे। मतलब वो हम लोग जितने हाथों से नहीं कर सकते, उससे कहीं दुगने तिगने स्पीड में वो अपने पैरों से करने लगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो गई, हैबिट हो गया। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहरी बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। मतलब अब उसके काम की सराहना होने लगी, उसकी चीज़ें मार्केट में बिकने लगे, फेमस होने लगे, तो अब उसको लगा कि यार जो नॉर्मल पब्लिक होता है उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छी हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से अब उसको अपनी कमी भूल गई थी और एकदम जोश और जज्बे के साथ काम करने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए कि इस पाठ को सीधे सीधे समझाया जा सकता है कि अगर आप चाहो कि पहाड़ों पे चढ़ना है, चाह बस रखो, काम तो अपने आप, रास्ता तो अपने आप निकल आता है। तो जहाँ चाह वहाँ राह, जैसे आप चाह रखते हो वैसा रास्ता तो आपको मिल सकता है। तो बच्चों, आप भी कभी कोई काम करना चाहो तो उसमें पीछे नहीं हटना। भले उसमें 1-2 बार फेल हो सकते हैं, पर बार बार कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन मुकाम तो हासिल होगा। आपने सुना तो होगा, क्या सुना होगा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ बच्चों मैं पाठ को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अब पाठ के आगे आपको प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द और शब्दार्थ मिलेंगे, जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए, कठिन शब्द: मलमली, कसूती, सुनहरे, रुपहले, हिम्मत, कढ़ाई, अमरेली।
फिर आगे है राजकोट, मोहल्ले, बुहारना, परेशानियाँ, अतिरिक्त, कशीदाकारी, पारंपरिक, काठियावाड़ी, बूटियाँ, मुस्कान। कुल 17 हार्ड वर्ड्स है जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम कुछ शब्दार्थ को जानेंगे। तो शब्द अर्थ इस प्रकार से है। मलमली, मलमली का अर्थ होता है मुलायम। मिसाल, मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। सांझ, सांझ का मतलब होता है शाम का समय। बटोर कर यानी इकट्ठा कर। पेंगे, पेंगे यानी हिलोड़े लेना, झूले के ऊपर जो झूलते हैं। नेक्स्ट, विष, विष का अर्थ होता है जहर। शामिल यानी सम्मिलित। बुहारना, बुहारना का अर्थ होता है बहारना यानी झाड़ू लगाना। तरकारी, तरकारी का अर्थ होता है सब्जी। हरी हरी सब्जियां होती हैं उसको तरकारी कहते हैं। परिधान, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। नवीनता, नवीनता का अर्थ होता है नयापन। उकेरते, उकेरते मतलब बनाते। डालियाँ, डालिया का अर्थ होता है पेड़ का शाखाएं यानी ब्रांचेज। जैसे ये पेड़ है और ये उसकी डाली है, तो ये हुआ पेड़ का शाखाएं। सांझ, सांझ का अर्थ होता है समय, शाम का समय। अगर बच्चों अगर कोई वर्ड रिपीट होता हो तो आप उसको दोबारा ना लिखें, एक ही बार लिखिए। दाखिला, दाखिला का अर्थ होता है प्रवेश यानी एडमिशन। परेशानी यानी समस्या। अतिरिक्त मतलब अधिक, एक्स्ट्रा। सुविधा, सुविधा मतलब सहायता यानी फैसिलिटीज। परिधान, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र यानी ड्रेस। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर को जान लेते हैं। हाँ, जो मैंने लेसन के बीच में बताया था कि वो तरह तरह के डिज़ाइनें करती थी, तो देखिए यहाँ पे जंजीर बना है। ये चेन सिस्टम टाइप से है जंजीर, जो सिक्कर भी बोलते हैं इसको। ये फिश टाइप का है, फिश का पूंछ ऐसा ही होता है ना, तो फिश टाइप का है, इसीलिए इसको मछली टाका कहा जाता है। तो आगे जानते हैं। प्रश्न 1, इला सचानी का बचपन कहाँ बीता? उत्तर, इला सचानी का बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। प्रश्न 2, इला सचानी बचपन में क्या खेलना चाहती थी और क्यों नहीं खेल पाती थी? इला सचानी बचपन में मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचना, कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाना, पिट्ठू खेलना, पकड़म पकड़ाई, विष अमृत, झूले पर पेंगे लेना खेल खेलना चाहती थी, मगर हाथ न उठ पाने के कारण नहीं खेल पाती थी। प्रश्न 3, इला अपने पैरों से क्या क्या काम करती थी? उत्तर, इला अपने पैरों से दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना और माँ और दादी द्वारा सीखे गए कशीदाकारी डिज़ाइन को मखमली कपड़ों पर उकेरने जैसा काम करती थी। प्रश्न 4, उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। इस पंक्ति का क्या आशय है? आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, क्योंकि जो काम हम आम इंसानों को करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इला ने इतनी कठिन काम को बड़े अच्छे से अपने पैरों से कर दिखाए और अपनी पहचान बनाई। प्रश्न 5, इला द्वारा कढ़ाई किए गए परिधानों की 4 खूबियाँ लिखिए।
उत्तर, इला की कढ़ाई किए गए परिधानों की 4 विशेषताएं या खूबियां इस तरह से है। पहला, परिधानों में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। पत्तियों पर चिकनकारी से सजाया था। पशु पक्षियों की आकृतियों से कसूती और जंजीर उठा हुआ था। सुनहरे रुपहले बूटियों का काम बहुत सुंदर से किया था। कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न उत्तर भी अपने नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।